वेलकम टू द क्वांटम केमिस्ट्री। सो क्वांटम केमिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो काफ़ी यूज होता है। इंटीग्रेशन एज़ कम्पेयर टू डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सो मैंने थोड़ा डिसाइड किया कि मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक बेसिक डेरिवेटिव्स के लिए और एक बेसिक इंटीग्रेशन के लिए, और उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा जो बेसिक जो फॉर्मूले जो मेन फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के वो जो यूज होंगे हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला उनके बारे में। तो आज मैं बेसिक डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन हम इसके लिए यूज करते हैं डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन। बेसिक आप लोगों को ये पता ही है कि जो डिफरेंशिएशन वर्ड का इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे पास कोई एक लार्ज स्केल के ऊपर कोई चीज़ हो तो उसको अगर हम छोटे छोटे अगर स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड करें तो वो हमारा डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो एक डिफरेंशिएशन का मतलब यही होता है कि हम लार्ज सिस्टम से अगर हम स्मॉल सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं तो हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और दूसरा डेरिवेटिव्स हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू किसी वेरिएबल के पास। जैसे अगर मैं dy अपॉन dx लिखता हूँ तो इसका मतलब हमारे पास ये रहेगा कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका हमारा फिजिकल मीनिंग रहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में जो y का चेंजेस है वो कितना हो रहा है। जैसे हम dv अपॉन dt लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो dx बाई dt लिखते हैं जो हमारा वेलोसिटी होता है, स्पीड होता है। तो उसमें जो पोजीशन के अंदर चेंज होता है कि ये हमारी स्पीड होती है। स्पीड मीन्स एक तरीके से रेट ही होती है। तो डेरिवेटिव्स हमारा बेसिकली रेट को ही रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे जो मेन जो स्टैंडर्ड फार्मूलाज है किस तरीके से हम डेरिवेटिव करते हैं। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स नहीं बताऊँगा, बेसिक से जैसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे होता है, तो उसके बाद हम वहाँ से कैसे फॉर्मूलाज ड्राइव करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारा मतलब ये मेन मोटिव हमारा यही है कि हम थोड़ा डेरिवेटिव्स के बारे में सीखें कि डेरिवेटिव्स कैसे किए जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूलाज होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी अगर जो फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला होता है x की पावर n का। अगर इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें हमारा क्या होगा, जो फंक्शंस की जो पावर होगी वो पावर हमें आगे मिलेगी और उसके बाद हमारा क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी। सबसे सिंपल फार्मूला होता है सबसे पहला फार्मूला ये कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि अगर हमें x की पावर 6 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये 6 है तो 6 हमारा आगे आ जाएगा और एक पावर हम इसकी कम कर देंगे, तो ये हमारा 6 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 5 होगा। ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है। इसके बाद और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारा जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि जब भी अगर हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट होता है, लेट्स से कि k होता है हमारा, तो k को मैं ये लिख सकता हूँ k इंटू 1, तो ये हमारा बनता है एक्स रेज़ टू पावर 0। तो इससे पहले एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको यहाँ से ये करने से पहले कि ये तो हमारा ये हो गया कि सबसे पहले ये डेरिवेटिव हो गया इसका एक्स रेज़ टू पावर 6 का। तो एक हमारे पास रूल आता है कि अगर हम ये तो हमारा हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर सीधा कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट अगर किसी के मल्टीप्लाई में आएगा, लेट्स से कि 6 इंटू में एक्स रेज़ टू पावर 6 है, अगर इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना होगा तो ये जो हमारा जो 6 है ये कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा और जो डेरिवेटिव होगा वो अंदर होगा फंक्शन का। लेट्स से कि सिंपल सा इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा ऐसा है फंक्शन k इंटू एफ एक्स, तो k का डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव होगा f ऑफ x का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होगा और जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा। ठीक है, तो इसी बेस पे अगर हम dx बाई dx करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारा 1 होगा हमेशा ही। क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं कि dx को हम लिखने का मतलब ये होगा कि x रेज़ टू पावर 1 है,
तो ये 1 हमारा फ्रंट में आ जाएगा, और एक पावर अगर हम कम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव है वो हमारा 1 रहेगा। और इसी तरीके से अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 लिखने का मतलब है कि हम उस कांस्टेंट को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट इंटू 1, और 1 का मतलब क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 0। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो अब हमारा क्या होगा, k का डेरिवेटिव होगा नहीं, डेरिवेटिव किसका होगा, x रेज़ टू पावर 0 का, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हमारा सामने आ जाएगा, और एक पावर अगर हम इसकी कम करेंगे तो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज क्या होता है 0। तो ये हमारा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो आपको एक क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है अभी कि जो कांस्टेंट इंटू समथिंग आएगा तो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव से बाहर रहेगा, और जो डेरिवेटिव होगा वो अकेला किसका होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से अभी हमने एक फॉर्मूला कवर किया है कि ये हमारा x रेज़ टू पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा n इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1। ठीक है, फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है जो ये हमें ध्यान रखना है कि साइन x है तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है, और कोस x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, साइन x होगा। ये चीज़ भी हमें माइनस साइन एक्स होगा। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले आएंगे जिन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। अगर मैं tan x का अगर लिखता हूँ तो tan का जो डेरिवेटिव है वो होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, और वहीं जो tan का जो को फंक्शन होता है कोट x होता है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरीके से एक और जो फंक्शन हमारा आता है सीकेंट x, तो सीकेंट x का अगर डेरिवेटिव हम करेंगे तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स, और जो सीकेंट का जो को फंक्शन होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट x का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस कोसिकेंट x और कोट x। तो ये हमारे पास ये हमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं ये हमें याद रखने हैं। फिर इसके अलावा जो हम बार बार यूज करते हैं वो करेंगे e की पावर x। तो e की पावर x का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज e की पावर x होगा, उसका चाहे डेरिवेटिव करे चाहे इंटीग्रेशन करे उसका कोई भी फर्क नहीं आएगा। और साथ में एक और जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे log x का डेरिवेटिव। तो log ऑफ x का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज होगा 1/x। तो अगर आप ये अगर फॉर्मूले अगर याद करोगे तो इसमें क्या बेनिफिट होगा, जब हम इंटीग्रेशन देखेंगे ना तो डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन होता है वो अपोजिट होता है, जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर कोस एक्स आ रहा है तो कोस एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो होगा हमारा साइन एक्स। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं यहाँ से तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो साइन एक्स होगा। तो इससे यही बेनिफिट हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम इधर अगर ये फॉर्मूले अगर याद कर लेंगे तो इनके जो अपोजिट फॉर्मूले हैं वो भी हमें काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पे हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है वो क्वांटम के अंदर ज़्यादा यूज नहीं करते, तो मैं उन फार्मूलाज के बारे में नहीं लिख रहा। तो जो बेसिक फार्मूले हमारे पास यही है, सबसे ज़्यादा फार्मूलेज यूज होने वाले ये हमारा साइन एक्स का ये 2 फार्मूले हमारे पास, और ये ई रेज टू पावर एक्स लॉग एक्स का और एक्स रेज टू पावर एन का। फिर इसके बाद जो हमारा एक डेरिवेटिव का जो रूल आता है, हमारा 2 रूल है हमारे पास कि डेरिवेटिव बाय यूजिंग u इंटू वी फॉर्मूला और एंड u बाय v फॉर्मूला। तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, तो इसका हमारे पास सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास कि हम दोनों का एक बार डेरिवेटिव करेंगे, कि एक बार हम v का डेरिवेटिव करेंगे और इधर जब हम v का डेरिवेटिव कर दिया तो प्लस में नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है इसका, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं u का डेरिवेटिव, u एज इज v का डेरिवेटिव, v एज इज u का डेरिवेटिव। तो दोनों का एक एक बार डेरिवेटिव करते हैं, और u अपॉन v से जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो u अपॉन v का डेरिवेटिव करने का हमारा होता है कि पहले हम नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं।
तो अब जिसका स्क्वायर हो गया ना उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, एक बार हम दूसरे का करेंगे, ठीक है। v माइनस ये v, ठीक है, जो नीचे वाला एस्टिस और u का डेरिवेटिव माइनस हम इसको लिखते हैं कि अब u का डेरिवेटिव हो गया तो इस बार हम डेरिवेटिव करेंगे v का, तो u हमारा ऐसा ही रहेगा और अब हम डेरिवेटिव करेंगे v का। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले, हमें ये भी याद रखने हैं। तो इसको अगर आसानी के लिए अगर आप रखना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से लिख लो ताकि दोनों तरफ याद ना करना पड़े कि यहाँ पे डी यू अपॉन डी यू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे बीच में हमारा प्लस आ जाएगा, ठीक है, कि हमने एक बार u का डेरिवेटिव किया है और एक बार v का डेरिवेटिव किया है। u अपॉन v में क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये भी हमारा याद रखना आसान रहेगा अगर हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि नीचे वाले का स्क्वायर। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ कि मैंने एक फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x और साइन x अगर मैंने लिखा है, तो ये फंक्शन भी हम बार बार यूज करेंगे। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये 2 फंक्शन है वो है मल्टीप्लाई में, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनका फॉर्मूला लगाएंगे u इंटू वी का। u इंटू वी मतलब 2 फंक्शंस आएंगे हमारे पास और ये दोनों फंक्शन के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब कि पहले हम एक का डेरिवेटिव करते हैं, साइन एक्स को ऐसे रख लिया और हम डेरिवेटिव करेंगे ई रेज टू पावर एक्स का। फिर हम प्लस में क्या लिखते हैं कि अभी ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव किया तो ई रेज टू पावर एक्स को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, साइन एक्स, और पीछे मैंने फॉर्मूले में बताया था कि ई रेज टू पावर एक्स का चाहे डेरिवेटिव करो चाहे इंटीग्रेशन करो कोई भी फर्क इसका नहीं आएगा। तो इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज रहेगा और इधर ई रेज टू पावर एक्स और साइन का जो डेरिवेटिव है वो हमारा क्या होता है, कोस एक्स। तो इसको हम ई की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो ये यहाँ पे इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया यहाँ पे। और यही अगर हमें लगाना हो u अपॉन वी से, अगर हम इसका करें, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसा हो ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका u अपॉन वी मतलब 2 फंक्शंस है वो डिवाइड में आ गए हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। अब जिसका स्क्वायर किया है वो हमारा एच टी रहेगा और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ऊपर वाले का माइनस, अब इसका डेरिवेटिव हो गया तो इसको हम ऐसे रख लेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हम दूसरे वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारा साइन एक्स और ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करो इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं आता, तो ये हमारा ऐसे रहेगा। और यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस। तो हमें याद रखना है कि साइन का कोस, कोस का माइनस साइन, साइन का कोस, कोस का साइन, इस तरीके से ये 5-6 बार अगर हम इन फॉर्मूलोज को लिखेंगे तो ये हमारे पास याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये हो गया हमारा u इंटू वी का, ये हो गया u अपॉन वी का फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम इनका डेरिवेटिव करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक चेन रूल जिसको हम बार बार यूज करते हैं। चेन रूल ये समझना बहुत ही जरूरी है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, बेसिक हमारे पास यही होता है, अगर हमारा कोई फंक्शन अगर ऐसा हो कि फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास कोई फंक्शन मिले इस तरीके से, ठीक है, कि y हमारा फंक्शन है, कि फंक्शन आगे किसी का फंक्शन है, फिर जो g है वो आगे किसी का फंक्शन हो, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं ना तो हम इसमें क्या करेंगे, हम स्टेप वाइज चलते हैं कि सबसे पहले हम f का डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाया जाता है डैश से, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई में करेंगे, जो g आता है अंदर वाले का फिर डेरिवेटिव करेंगे और फिर लास्ट में जो अंदर वाला आएगा ऐसे, कि ऐसे है कि फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास आ जाए तो हम क्या करते हैं कि एक एक का डेरिवेटिव करते जाते हैं, कि सबसे पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव किया, ठीक है, तो फिर उसके बाद हम अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम सबसे अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारा होता है चेन रूल,
कि हम एक के बाद डेरिवेटिव्स करते जाते हैं। तो ये थोड़ा इधर अभी आपको शायद समझ नहीं आया होगा, तो इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि हमने ये लिख दिया कि y इज इक्वल टू, मैं लिख के चलता हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है sin 4x, ठीक है, ये हमारा क्या है sin 4x है। तो sin 4x है, तो ये हमारा सिंपल तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, sin x का फॉर्मूला पढ़ा है, पर sin के अंदर भी एक और फंक्शन है जो कि क्या है हमारा 4x है। और इसको अगर और कॉम्प्लिकेटेड लिखना है तो हम इसको +3 भी लिख सकते हैं अंदर, ठीक है, तो +3 लिखेंगे हम अंदर। तो चेन रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम करेंगे बाहर वाले का डेरिवेटिव, तो dy/dx, तो सबसे बाहर हमारे पास क्या है साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा कोस होता है, और एंगल में कोई चेंज नहीं करना। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम डेरिवेटिव कर रहे हो फॉर्मूला लगाएंगे तो जो उसके आगे उसकी पावर में जो भी चीज़ है वो हम सारी की सारी लिखेंगे, वो फंक्शन पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये अभी हमारा साइन का डेरिवेटिव हो चुका है। तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे हमारा किसका करेंगे, जो अंदर वाला फंक्शन है 4x+3, तो 4x+3 का अगर हम करेंगे तो क्या होगा हमारा, ये 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने बताया 0 होगा, और अब बचा हमारा 4x का, तो 4x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा क्या आता है कि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, बचा dx/dx, तो ये हमारा 1 हो जाए, तो ये हमारा सीधा 4 आ जाएगा। तो इसका हमारा ये होता है, जो चीज़ हम सिंपली पढ़ते आते हैं ना, कि जैसे कि साइन का डेरिवेटिव करना है तो पहले साइन का डेरिवेटिव फिर एंगल का डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई में है, तो वो चेन रूल ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम और एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लिखता हूँ कि मैं लिखता हूँ sin e⁻x², ये अगर मैंने लिखा है तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले हम अब हमारे पास कितने फंक्शन हैं, पहले साइन है, साइन के अंदर e⁻ है, फिर e⁻ में हमारा x² है, ये सिंपल e⁻x नहीं है, तो हमारे पास 3 फंक्शन हो गए। तो सबसे पहले हम साइन का डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव होता कोस, और जो भी उसका एंगल है वो हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। साइन का हो गया बाहर वाले फंक्शन का, अब नंबर है अंदर वाले फंक्शन का, तो अंदर वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻x के, तो e⁻x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, e⁻x होता है। तो ये हमने इसका ऐसे लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब बची उसकी पावर का डेरिवेटिव, अब नंबर किसका है, जो हमारा पावर का डेरिवेटिव है उसका है नंबर, अब e⁻x², तो इसका हम करेंगे e⁻x² × e⁻x², और इसका अगर हम डेरिवेटिव करने चलेंगे तो 2 है वो हमारा सामने आ जाएगा और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल ये बन गया 2 cos e⁻x², ये हमारा इसका डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से हम इनका क्या करते हैं, ये चेन रूल होता है, और चेन रूल समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मैं y = लिखता हूँ sin 2πx/λ, sin 2πx/λ, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, तो ये हमारा अंदर हो गया ना, ये साइन हो गया और साइन के अंदर ये फंक्शन हो गया। तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव कोस रहेगा, ठीक है, साइन का हो गया। अब हमारा जो अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो इसका डेरिवेटिव अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2π है वो हमारा एस्टीज रहेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म है वो कांस्टेंट आ जाएगी, और कांस्टेंट डेरिवेटिव सा होता नहीं, वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। फिर बचा हमारा dx, तो dx का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 1, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 2π/λ × cos, ये हमारा सबसे बेसिक्स और सिंपल डेरिवेटिव्स है वो है हमारे पास, कि इस तरीके से हम इन फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो समझने वाली चीज़ है, वो समझने वाली चीज़ हमारे पास ये है कि चेन रूल कैसे हम अप्लाई करते हैं, और दूसरा जो हमारा u × v और u/v है वो चीज़। आई होप कि आपको ये चीज़ अभी थोड़ा समझ में आएगी, तो आप इन चीज़ों का
प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए स्टेटमेंट्स भी लिख सकता हूँ, कि मैंने लिख दिया कि y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ऐसे। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वेयर एक्स लिख देता हूँ। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में ई रेज टू पावर एक्स। तो इन चीज़ का आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि यहाँ से हमारे पास, आप सिर्फ हमें ये रूल्स याद रखने हैं। फिर इसके बाद एक टर्म यूज होती है हमारी पार्शियल डेरिवेटिव्स है, वो हम बार बार यूज करते हैं इस वर्ड का। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारा क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बार बार हम यूज करेंगे। जैसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी अगर हम लिखते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी हमारी यही होती है कि एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डेल स्क्वेयर प्लस v, और ये हमारा शाई इज इक्वल टू ई शाई। तो यहाँ पे जो डेल स्क्वेयर होता है, ये लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका मतलब होता है। तो ये करली होता है, ये करली बाय करली जो हम लिखते हैं, ये होता है पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव जो वर्ड है वो हमारा कब यूज होता है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो हम करते हैं, ये हम यूज करते हैं जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। हमारे पास क्या हो कि मोर देन वन वेरिएबल्स अगर प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, तभी पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास साई अगर फंक्शन है y x y z का, तो अगर मैं साई का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे मेरा जो x है वो मेरा वेरिएबल होगा, और जो y और z है वो मेरे क्या रहेंगे, मैं उन्हें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूँगा, ठीक है, y और z। इसी तरीके से करली साई अपॉन करली y अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ y वेरिएबल होगा, और बाकी जो मेरे दोनों टर्म होगी वो रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से करली साई अपॉन करली z अगर मैं करता हूँ, तो z वेरिएबल रहेगा, और जो x और y है वो दोनों के दोनों रहेंगे कांस्टेंट। इनका मतलब ये होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारा एफ एक्स वाई जेड का मैं फंक्शन लिखता हूँ, एफ को, कि मैं लिख देगा एक्स क्यूब 2xy प्लस में जेड वाई। ये मैंने इसका फंक्शन लिख दिया। ये एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है जो कि एक्स वाई जेड के अंदर फंक्शंस हैं। तो इसका हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे करली एफ अपॉन करली एक्स। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि करली अपॉन करली एफ बाई करली एक्स करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो वाई और जेड है वो दोनों के दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव करते हैं हम इसका, तो हम यहाँ हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म हैं, तो तीनों टर्म का हम क्या करेंगे, अलग अलग डेरिवेटिव इनका करेंगे, क्योंकि जब ये सम में होते हैं तो हम इनका अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें पता है यहाँ पे कि ये इसका डेरिवेटिव सिंपल हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो 3 हमारा सामने आ जाएगा, और ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब क्या है, इस टर्म में हमारा कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है, 2xy है, तो इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y भी कांस्टेंट रहेगा और 2 भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये 2 इंटू वाई है वो हमारा बाहर आ जाएगा, और फिर हमारा क्या बचेगा, करली अपॉन करली एक्स बाई करली एक्स। और यहाँ पे z भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, और अगर हम किसी कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म ऑलवेज हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट रहेगी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में करो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसका ये बन गया हमारा 2y।
ये इसका पार्शियल डेरिवेटिव बन गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो अब इसी टर्म का अगर हम विद रिस्पेक्ट टू अगर y अगर डेरिवेटिव करते हैं हम, ओके, तो अब अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं f का, f हमारा फंक्शन क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई जेड। तो अब अगर हम इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करके देखते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि y तो वेरिएबल रहेगा पर x और z दोनों है वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो अब ये अगर कांस्टेंट बन गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। अब यहाँ पे 2x है वो दोनों के दोनों कांस्टेंट है क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू y खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। अब यहाँ पे z वेरिएबल है, नहीं सॉरी z कांस्टेंट है और y वेरिएबल है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर और करली बाई बाई करली बाई, ये हमारा 2x हो जाएगा क्योंकि खुद का खुद के रिस्पेक्टिव में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, और ये बच गया हमारा z। तो ये हमारी टर्म हो गई करली f बाई करली y। इसी तरीके से अगर हम इस टर्म का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये यहाँ पे z नहीं है तो इसका 0, इसमें भी z नहीं है तो ये भी 0 क्योंकि कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि x और y दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये बच गया हमारा y। तो इसका मतलब ये तो हमारा हो गया, ये होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ये चीज़ होती है। और फिर जो हम लिखते हैं ना, एक और जो चीज़ लिखी हुई है कि करली f बाई करली एक्स स्क्वायर, ये होता है डबल डिफ्रेंशिएशन। डबल डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि करली f बाई करली एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, जो हमने एक बार डेरिवेटिव किया है जो आंसर आता है उसका फिर से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जब इसी फंक्शन का जब हमने करली f बाई करली एक्स कैलकुलेट किया था तो वो हमारा आया था 3x स्क्वायर प्लस 2y। तो इसका अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जो करली f बाई करली एक्स हमारा आया था वो था 3x स्क्वायर प्लस 2y। तो मतलब पहले डेरिवेटिव किया f का जो डेरिवेटिव आया उसका एक बार फिर से डेरिवेटिव करते हैं, तो वही विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारा 2y है, ये कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 3x स्क्वायर का हमारा क्या हो जाएगा 6x। तो वहीं अगर फिर से अगर हमें ये करना हो ना कि अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, 3 बार डेरिवेटिव करना है कि पहले एक बार डेरिवेटिव, फिर 2 बार डेरिवेटिव और फिर 3 बार डेरिवेटिव। तो इसका मतलब ये होगा 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है इसका। तो इसका अगर फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि हम डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर से करेंगे। तो ये जो मैंने मुझे एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी, तो बेसिक्स थोड़ा थोड़ा जो मुझे बताना था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, किस तरीके से डेरिवेटिव्स करते हैं, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन के लिए था क्योंकि डेरिवेटिव्स वैसे भी हम 11th-12th में बहुत किया है। स्पेशली जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जो बायो बैकग्राउंड से पीपल्स हैं उनके लिए सिर्फ एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन था क्योंकि उन्होंने थोड़ा डेरिवेटिव छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए, शायद फिजिक्स की भी नहीं होगी, तो इसीलिए तो मैंने ये थोड़ा जो ओवरव्यू है वो दिया है। बाकी आप अगर चाहो तो आप दोबारा से उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो और इन चीज़ों का हम बार बार यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इन्हें करते हैं। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।